अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक के बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर भारत में गोवा में फॉरेन मिनिस्टर्स की जो G20 मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान उनको भेज रहा है और बिलावल भुट्टो को आप भूले नहीं होंगे। बुचर ऑफ गुजरात मोदी और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म और पाकिस्तान आर्मी के बूट चमकाने में इस वक्त नंबर 1 है और इस कोशिश में है कि नेक्स्ट इलेक्शन में आर्मी पीपल्स पार्टी को जितवा के इनको प्राइम मिनिस्टर बना दे, जो कि इनकी औकात नहीं है। सिंध में जागीरदारों ने मैनिपुलेशन करके सिंध की हुकूमत तो ये हर वक्त रख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पूरे हुकूमत लेना इनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ मोदी सरकार को जब बिलावल भुट्टो भारत आए तो बिलावल भुट्टो को बाय रोड गोवा से एक दिन के लिए यूपी भेजा जाए और वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त यूपी पुलिस के हवाले किया जाए तो शायद कोई खुशखबरी हमें मिल जाए। अजीज़ दोस्तों, बिलावल भुट्टो का केस बड़ा ही गंदा केस है जो राजनीतिक गंध होता है ना, उसका ये ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। भारत के राहुल गांधी के केस को इनसे ज़रा मैं अलग रखूँगा कि भारत में डेमोक्रेसी है और राहुल गांधी को डेमोक्रेसी में कांग्रेस को बीजेपी ने हराया है और बीजेपी ने पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के अंदर वोट की ताकत से हराया है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जब 1970 के इलेक्शन हुए थे, इसमें 320 का हाउस था जिसमें 162 सीटें मुजीबुर रहमान ने जीती थीं और 81 सीटें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने जीती थी। क्लियर मेजॉरिटी थी मुजीबुर रहमान के पास, लेकिन भुट्टो के कहने पे आर्मी ने उस वक्त मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी और नतीजतन पाकिस्तान टूट गया। तो भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर किस हिसाब में बनाया जाए? आपको नए इलेक्शन कराने चाहिए थे और नए इलेक्शन के बाद भुट्टो अगर जीतता, कि उस वक्त भुट्टो की जीतने के चांस कम हो गए थे क्योंकि उसने पाकिस्तान तोड़ने में मेन किरदार अदा किया था, लेकिन आर्मी भुट्टो को लेके आई और वैसे भी भुट्टो की ग्रूमिंग अयूब खान ने की थी। अयूब खान भुट्टो अयूब खान को डैडी कहता था, तो आर्मी की गोद में पले हैं ये पीपल्स पार्टी वाले। तो भुट्टो को आर्मी ने सरकार दी। फिर अमेरिका की जो रीजन में डिज़ाइनिंग थी, ईरान रिवॉल्यूशन, अफ़गानिस्तान पे हमला करना था, अफ़गानिस्तान का केस था, सारी चीज़ें थीं और कम्युनिज़म को हराना था और भुट्टो वॉज गोइंग टूवर्ड्स चाइना एंड रशिया। तो ये भी सुनने में आया है कि ग्वादर पोर्ट रशिया को देने के लिए भुट्टो तैयार हो गया था। तो अमेरिका के कहने पे फिर आर्मी ने इसको हटाया। फिर भुट्टो की बेटी और बीवी नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, लेकिन अल्टीमेटली 88 के इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त 220 का हाउस था, उसमें 93 सीट मिली थी, लेकिन उसने MQM और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और इन सब को मिला के जैसे तैसे हुकूमत की और आर्मी से बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था कि ये चीज़ें आप करेंगी तो हम आपको हुकूमत देते हैं। और उसमें बेनज़ीर भुट्टो को जो चीज़ें कही गई थीं उसमें सर फहरिस्त ये था कि फॉरेन मिनिस्टर साहबजादा याकूब खान होगा। साहबजादा याकूब खान रिटायर्ड जनरल था और ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़्यादातर टाइम वही फॉरेन मिनिस्टर था, तो उसको बेनज़ीर भुट्टो का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने बाद में जब उसको हटाया गया था तो उस वक्त एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे काहूटा के एटमिक प्लांट पे मैं जाना चाहती थी, तो मुझे मना कर दिया गया सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो को बलोचिस्तान इशू
कश्मीर इशू, इंडिया के साथ रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों पे कुछ कंट्रोल नहीं था और इस पे इजाज़त नहीं थी कि वो कुछ कर सके। बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार भी आई तो इस कंडीशन पे आई थी कि वो कराची और सिंध के शहरी इलाकों में MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में आर्मी का पूरा साथ देगी। और वो बेनज़ीर भुट्टो के इंटरेस्ट में था कि वो सिंध के शहरी इलाके थे, जो कि इसका भी अपना इलाका है सिंध, जिसको वो MQM के कब्ज़े से छीनना चाहती थी। और उस वक्त भी इसको अलाउड नहीं था एटॉमिक प्लांट, डिफेंस बजट, फॉरेन पॉलिसी के की फैक्टर्स लाइक रिलेशनशिप विद इंडिया और ये सब चीज़ों का इसको अलाउड नहीं था। और फिर मुशर्रफ आता है और मुशर्रफ के बाद भी मुशर्रफ के साथ इसका बाकायदा अबू धाबी में मुशर्रफ की टीम के साथ नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद वो पाकिस्तान आई थी। और फिर जरदारी जब प्रेसिडेंट बना था तो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद सिंध में एक रेजेंटमेंट थी और पाकिस्तान तोड़ो का नारा लगा के इवन पीपल्स पार्टी के लोग निकल आए थे, तो आर्मी ने जरदारी को खड़ा किया था और जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। और यूं पीपल्स पार्टी हमेशा से आर्मी की गोद में ही रही है। शो ये किया जाता रहा कि ये एंटी आर्मी पार्टी है। और अब बिलावल भुट्टो ने तो अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बूट पॉलिशिंग के। अब वो भारत आ रहा है, वहाँ पे आके क्या बकवासियात करता है ये आप देखेंगे। मेरी राय ये है कि यूपी एक बहुत खूबसूरत इलाका है, हिस्टोरिकल इलाका है। बिलावल को 2-3 दिन के लिए यूपी भेजा जाए, बाय रोड भेजें और उसकी सिक्योरिटी यूपी पुलिस के हवाले करें। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या बताना चाहूँगा कि एक बच्चा है, डेरा इस्माइल खान, पाकिस्तान का एक शहर है। डेरा इस्माइल खान में एक स्कूल है, सिटी स्कूल। वहाँ पे 2 बच्चों का झगड़ा हो गया। तो एक बच्चा, इसका बाप आर्मी में था, मेजर अरबाब। वो जब इसको पता चला कि मेरे बच्चे का झगड़ा हुआ है दूसरे बच्चे के साथ, तो वो अपनी बीवी के साथ सिटी स्कूल गया और पहले तो बच्चे को माँ बहन की गालियाँ दी। फिर चूंकि वो आर्मी का बहादुर सिपाही था तो उसने उस बच्चे के ऊपर अपनी ट्रेनिंग निकाली और 3rd क्लास 3 के बच्चे को थप्पड़ों और लातों से मारा। और ये है हमारी बहादुर आर्मी, जो कि बच्चों तक को नहीं छोड़ती, लेकिन भारत की आर्मी के सामने जाते हैं तो इनका पेशाब निकल जाता है। ये भारत की आर्मी से एक बार जंग क्यों नहीं कर लेते, बजाय इसके कि हमारे सिविलियन बच्चों को हथियार दे के, ट्रेनिंग दे के, पैसा दे के, जन्नत की लालच दे के, इस्लाम को यूज़ करके भारत में टेररिज्म के लिए भेजते हैं। जैसे कि अभी पूंछ सेक्टर में, जम्मू एंड कश्मीर में 5 जवान शहीद कर दिए गए। जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ सेक्टर में जब आर्मी की एक गाड़ी जा रही थी तो उस पर ग्रेनेड से हमला करके 5 जवानों को शहीद कर दिया। ये टेररिज्म को ही यूज़ करते रहेंगे, लेकिन कभी भी भारत से डायरेक्ट जंग करने की पोजीशन में नहीं है कि इनकी मैया मर जाती है जब ये भारत की आर्मी का नाम भी सुनते हैं। तो जैसे गब्बर सिंह ने कहा था ना कि पाकिस्तान में भी आर्मी को डराना हो 50-50 कोस दूर, तो सिर्फ इतना कह दो कि भारत की आर्मी आ रही है। आपको वो वाक़या याद होगा जब स्पीकर नेशनल असेंबली अय्याज इकबाल ने इंटरव्यू में कहा था कि अभिनंदन को जब हमने पकड़ा था तो बाजवा आया था और बाजवा की टांगें काँप रही थीं, सर से पसीना बह रहा था, और उसने कहा कि फ़ौरन अभिनंदन को छोड़ दो वरना मोदी ने हमला कर देना है। तो ये मोदी से, भारत से इनके खौफ का आलम आपको बताया नहीं जा सकता। अजीज़ दोस्तों, भारत से याद आया कि टिम कुक, एप्पल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 1 हफ्ता भारत में रहे। दुनिया भर के क्रिकेटर्स,
सेलिब्रिटीज़, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग, बिजनेसमैन भारत आना पसंद करते हैं। और पाकिस्तान आने का नाम आता है तो बेचारे 2-2 हफ्ते सोचते हैं क्रिकेट की कोई टीम आए, और उसमें भी मेजर टीम के खिलाड़ी बाहर बैठे रहते हैं किसी ना किसी बहाने, और कच्ची टीम आती है, नए खिलाड़ी आ जाते हैं। लेकिन टिम कुक 1 हफ्ता भारत में रहे, भारत के मोदी जी से मिले, उन्होंने दिल्ली और मुंबई में एप्पल के स्टोर खोले, और एप्पल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत बन गया फॉरेन कंट्रीज़ में से। और टिम कुक ने कहा है कि हम भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना तक बढ़ाएंगे। और जाते वक्त उन्होंने ट्वीट भी की कि मेरा बहुत खूबसूरत हफ्ता भारत में गुजरा और मेरी टीम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। टिम कुक एप्पल भारत में एम्प्लॉयमेंट भी पैदा कर रही है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, और इस तरह दुनिया भर का कॉरपोरेट सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और भारत में कॉरपोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट की कई वजह हैं। एक तो ये कि दुनिया में सबसे सस्ती प्रोडक्शन प्राइस है ना, वो भारत की है। दुनिया में चाइना और भारत ऐसे देश हैं जहाँ पे टेक्निकल माइंड की कमी नहीं है। एक टेक्निकल फील्ड के लिए जितने लोग चाहिए होते हैं ना, वो एक ही इलाके में इनको इतने लोग मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो चाइना से बेहतर बनाती है भारत को, वो भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में डाइवर्सिटी है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना में डाइवर्सिटी नहीं है। चाइना के सारे रूलिंग ओलिगार्की है वो चाइनीज़ हैं, उसमें तिब्बतन नहीं है, उसमें उगर नहीं है, उसमें मंगोलियन नहीं है। ये सारे जो मेनलैंड चाइना में जो ओरिजिनल चाइनीज़ लोग हैं, मंदारिन स्पीकिंग, वो लोग हैं। वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहाँ सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, वहाँ पे फ्री एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ का सोशल मीडिया अपना चाइनीज़ मीडिया है। वहाँ इसलिए सोशल मीडिया चाइनीज़ है कि वो स्टेट कंट्रोल्ड, एक एक चीज़, इनकी एक एक पोस्ट, एक एक चीज़ कंट्रोल में रहती है। और भारत में डेमोक्रेसी है, सिविल लिबर्टी है, एजुकेशन है, डाइवर्सिटी है, इसलिए दुनिया भर के लोग भारत की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ ले दे के पिछले 15-20 सालों में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कॉरपोरेट आया, बिल गेट्स, और वो भी अपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं आया। इमरान खान उस वक्त इसको कहता रहा कि माइक्रोसॉफ्ट की करो, वो करो। उसने कहा भाई साहब, मैं तो यहाँ पे वैक्सीन्स के लिए आया हूँ, पोलियो की वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, और भीख में वैक्सीनें दे के चला गया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई बिल्डिंग नहीं की। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त भारत में ये चीज़ रही। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ट्विटर की जो फ्री की ब्लू टिक थी ना सेलिब्रिटीज़ को, वो उसने ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान के इमरान खान और सब जितने लीडर्स हैं, दुनिया भर के एक्टर्स हैं, जैसे शाहरुख खान, ये वो, बिल गेट्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, सबकी ब्लू टिक ख़त्म हो गई। देखें, बड़े बड़े लोग हो आप लोग पैसे दे सकते हो, तो दो एक फीस है। आप में से जितने भी ये कॉरपोरेट सेक्टर और सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये बड़े बड़े अखबारों की सब्सक्रिप्शन नहीं लेते क्या? और वो सब्सक्रिप्शन इस सब्सक्रिप्शन से महंगी होती है, जबकि ट्विटर एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। राना अयूब की टिक गई ना, उसने मेरे को दिल खुश कर दिया। राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी, ये मुफ्त की टिक लेके बैठे थे ना, ये हमारी तबीयत खुश हो गई। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि आरिफ भाई आपने $8 फजूल में दे के तो आप टिक ले रहे हो। भाई बात ब्लू टिक की नहीं है, $8 के बड़े फ़ायदे हैं। आप 230 कैरेक्टर से ज़्यादा की पोस्ट बना सकते हैं, आपको कमेंट्स और दूसरे कई फ़ायदे हैं इसके, और आपको फर्स्ट व्यू, आपकी जो सिलेक्शन ऑफ पोस्ट और ये सब चीज़ें मॉडिफाइड होती हैं। तो ये एक पैकेज है, खाली ब्लू टिक का मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल
अजीज़ दोस्तों, मैं आगे आपको बताने से पहले हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सिंगे सरंग साहब ने ये एक पोस्ट लगाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लद्दाख एयरपोर्ट की ये फ़ोटो है। यहाँ पे बोर्ड लगाया जा रहा है जिसमें सबसे ऊपर लद्दाखी ज़बान में लिखा गया है, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश, बैगेज ट्रॉली, सामान की ट्रॉली। इस तरह जितने बोर्ड हैं उसमें सबसे ऊपर लद्दाखी। तो भारत की ये बड़ी खूबसूरती है कि हर स्टेट में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में हर स्टेट में सिर्फ उर्दू चलती है और इंग्लिश। बाकी आपको पंजाब में पंजाबी ज़बान, KPK में पश्तो ज़बान, बलोचिस्तान में बलोची ज़बान, JNK में कश्मीरी या डोगरी ज़बान, गिलगित में गिलगिती ज़बान, बल्तिस्तान में बल्ती ज़बान, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाँ, सिंध में सिंधी ज़बान यूज़ होती है इसलिए कि भुट्टो सिंधी था और भुट्टो ने अपने दौर में, उसका कज़न जब मुमताज़ भुट्टो चीफ मिनिस्टर सिंध था तो उसने असेंबली से बिल पास कराया था कि सिंध में उर्दू के साथ साथ सिंधी भी लागू की जाए। तो सिंध में आपको ये मिलेगी, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में लोकल लैंग्वेजेस का कत्लेआम होता है। इवन सिंध का कैपिटल कराची है, हैदराबाद बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ के रहने वालों को सिंधी नहीं आती। अब एक मिसाल है कि जब मैं 9th क्लास में पहुँचा तो हमारा एक सब्जेक्ट था सिंधी, तो मैंने ज़बरदस्ती रट्टा लगा के सिर्फ 33 नंबर लेने के लिए कि पास हो जाए बस। तो मुझे सिंधी बोलनी नहीं आती, समझ काफ़ी हद तक जाता हूँ। तो ये लोकल लैंग्वेजेस का कत्ल है ना, ये गलत है। और मैं समझता हूँ कि भारत में ये चीज़ है कि महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, ये सब बोलियां आम की गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इससे डाइवर्सिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अजीज़ दोस्तों, भेदभाव की बात आती है, जाति की बात आती है, कास्ट सिस्टम की बात आती है। भारत पे बहुत इल्ज़ाम लगता है हिंदुओं में कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, ये वो है। मैं कहता हूँ मुसलमानों जैसा कास्ट सिस्टम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सैयद है वो सैयद में ही शादी करेगा। क़यामत आ जाएगी अगर सैयद ने गैर सैयद से शादी की। और सैयद ये कहते हैं कि प्रोफिट मोहम्मद की नस्ल से जो होते हैं वो सैयद होते हैं। आजकल तो जिसको देखो सैयद का नाम लगा देता है, कोई पूछने वाला नहीं। खैर, ये गोवा भारत का एक शादी का कार्ड है और इसमें नीचे लाल अक्षर से लिखा गया है कि इस शादी में किसी भी बदअकीदा यानी देवबंदी, वहाबी, जमात इस्लामी, तबलीगी, अहले हदीस, सुलेकुली और शिया वगैरह की दावत नहीं है। अगर गलती से ये कार्ड इन लोगों को मिल जाए तो वो अपनी दावत कैंसल समझें और जिसको ये बात बुरी लगे वो भी इस दावत में ना आए। और आपको डीपली आप जाएंगे तो मुसलमानों में जितना कास्ट सिस्टम है, भेदभाव है, इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत में तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा अपना तजर्बा है। मैं 1 महीना वहाँ पे बैठा, भारत के 12-13 शहरों में मैं गया, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गया, मैं वहाँ पे आम बाज़ारों में गया, मैं रेस्टोरेंटों में खाना खाने जाता था। मुझे कहीं दलित और ब्राह्मण का फ़र्क मुझे कहीं नहीं मिला। होगा ठीक है, ज़ाहिर है लोग बात करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं होगा, लेकिन मामूली मिसाल है कि मैं अपने गांव में गया आजक में, तो शाम को रात का खाना इन्होंने सब पूरे गांव का एक साथ रखा था। तो मैदान एक था, उसमें चादरें बिछा के सब बैठे थे हम, तो पूरा गाँव बैठा था। तो मैंने वहाँ पे अपने पंचों से ये सवाल भी किया था कि भाई साहब, हम तो सुनते हैं कि बड़ा भेदभाव है, कास्ट सिस्टम है, तो ये सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं क्या? तो वहाँ से बोला वो सब कागज़ों में है, सोशल मीडिया पे बहुत है ये। और यकीन माने पूरा गांव एक साथ बैठा था, किसी का पता नहीं चल रहा था कि कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन जैन है, सब एक थे। तो होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है जब
इतना बोला जाता है तो थोड़ा बहुत कहीं होगा, लेकिन मुसलमानों जैसा नहीं है। आपको मस्जिदें मिलेंगी, कराची में आप चले जाएं, मस्जिद के बाहर लगा हुआ होता है कि यहाँ पे अहले हदीस नहीं आ सकता, यहाँ पे देवबंदी नहीं आ सकता, यहाँ पे बरेलवी नहीं आ सकता, शियाओं की मस्जिद में आप जा नहीं सकते, शिया आपकी मस्जिद जा नहीं सकते। और हिंदुओं के साथ और दूसरी जाति के साथ तो जो होता है उस पर तो मैं डिटेल में कई बार आपको बता चुका हूँ कि उनके बर्तन तक अलग रखे जाते हैं। इतना आपको भेदभाव किसी और धर्म में नहीं मिलेगा। अजीज दोस्तों, इसी हवाले से ये एक छोटी सी 40 सेकंड की वीडियो देखिए। She was 6 when she got married. It does matter. Do you agree with child marriages? Yeah, but you're... Do you agree with child marriages? You are... Do you agree with child marriages? You're being too emotional. You're I'm asking you. You're taking back I'm asking you a question. Yes, Do you agree with child marriages? yes. Do you agree with I'm child not going to marriages? deny it. I'm not going to deny it. Do you agree with child marriage? Yes! Right. That is the problem. The Mohammed's example has led you to the conclusion. Mohammed's example has led you to the conclusion that child marriages are okay. That's a problem. अजीज दोस्तों, एंड पे मैं एक आपके सामने इशू रखूंगा कि यहाँ पे यूके में सेंटर ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्क हेनरी जैक्सन सोसाइटी की एक रिपोर्ट आई है कि ब्रिटिश स्कूलों में हिंदू बच्चों के साथ बहुत जुल्म होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 51% पेरेंट्स ने कहा है कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं एंटी हिंदू हेट स्कूल में मिली है, और इन्होंने ये 19% पेरेंट्स ने कहा कि स्कूल को पता होता है कि ये होता है। अजीज़ दोस्तों, शॉकिंग बात है कि टीचर्स हैं ना, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको रोक सकें। और मल्टीकल्चरल क्लासरूम्स होते हैं, जैसे हमारे बच्चे भी जाते हैं तो उसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जापान के आए हुए, चाइना के आए हुए, दुनिया भर के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे ख़ास तौर पे हिंदू बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। शार्लोट लिटलवुड रिसर्च फेलो है, उसने इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पे बताया है कि बुलिंग होती है बाकायदा बच्चों के साथ, और ये एक ख़तरनाक अमल है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लैंड में फिर ये मामलात बहुत डीप जाते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इसमें रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मुसलमान बच्चे हैं ना, वो हिंदू बच्चों को जन्नत जहन्नम के ड्रामे और कन्वर्ट करने के लिए पीछे लगे रहते हैं। और इस थिंक टैंक की ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसकी वजह वो एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन है जो वो बच्चे हासिल करते हैं, यानी मुसलमान बच्चे। मदरसा, कि मदरसे में जाके आपको दूसरे धर्म के लोगों से नफरत ही सिखाई जाती है, तो फिर आप यहाँ पे एक कौम कैसे बनाएंगे? एक मिसाल है कि ब्रिटिश लाख चाहे, वो मदरसे में जो बच्चा पढ़ेगा वो कभी भी बाकी ब्रिटिश लोगों से मोहब्बत नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो। तो बड़ी सख्त ज़रूरत है ब्रिटिश सरकार को कि मदरसा एजुकेशन ख़त्म करें, यूनिवर्सल एक एजुकेशन हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि सारे बच्चों को एजुकेशन दी जाए। वरना इस मुल्क में तबाही ही आनी है, तबाही के दरवाज़े पे खड़े हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आखिर में थोड़ी सी खबर कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ गई है, 47.23%। चिकन, फ्रूट, सब्ज़ी, फूड ग्रेन, ये सब चीज़ों के भाव आसमान तक चले गए हैं। पेट्रोल, गैस, एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब की प्राइसेस
आसमान पे चले गए हैं। पाकिस्तान में प्राइसेस लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।